हेलो, वेलकम टू लीगल अफेयर्स। आज का टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉवर। डॉवर यानी कि महर। अब देखिए, ये जो वर्ड डॉवर है, इसे आप लोग डाउरी से कंफ्यूज मत कर देना। डाउरी जो है वो अलग चीज़ है। डाउरी एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ एज वेल एज इस्लामिक लॉ और मुस्लिम लॉ। तो डाउरी अलग चीज़ है, डॉवर जो है वो अलग चीज़ है। तो डॉवर को हम लोग महर कहते हैं इस्लामिक लॉ में। तो इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों महर एक हस्बैंड के लिए ज़रूरी होता है, एक वाइफ़ को देना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि डॉवर मतलब होता क्या है। ये देखिए, मुस्लिम लॉ में डॉवर जो होता है वो एक कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसकी वैल्यू हो। मतलब वो पैसा भी हो सकता है, वो मनी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकता है, जो कि एक वाइफ़ एंटाइटल होती है उसको रिसीव करने के लिए अपने हस्बैंड से इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। अब देखिए, बहुत लोग ये कहेंगे कि ये तो, अब देखिए मुस्लिम लॉ जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब सिविल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है। अब कंसिडरेशन में क्या होता है कि एक चीज़ दी जाती है, उसके बदले दूसरी चीज़ ली जाती है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि जो हस्बैंड होता है, जो लड़का होता है, वो शादी कर रहा है और शादी और लड़की अपने पास ला रहा है और उसके बदले वो पैसा दे रहा है। तो एक लड़की को मतलब पैसे के उससे कंपेयर करने लगते हैं। तो ये गलत चीज़ है। ये अब देखिए, पहले क्या हो, अब इसके मतलब इस पे बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने ये कहा है कि देखिए, जो मैरिज, जो मुस्लिम लॉ में जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो कंसिडरेशन है, महर का जो पर्पस है। अब देखिए, अगर कोई चीज़ आप सामान ख़रीदते हैं, कोई घर ख़रीदते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई सोना ख़रीदते हैं, तो कुछ भी ख़रीदते हैं आप, तो आप जो उसका जो वैल्यू होता है वो उसके मालिक को देते हैं, है ना। लेकिन इसमें जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं, तो आप उसी को महर दे रहे हैं, उसी को पैसा और प्रॉपर्टी या कुछ भी दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हस्बैंड के ऊपर एक लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड किया गया है हस्बैंड के ऊपर, कि मतलब वो अपनी वाइफ के रेस्पेक्ट में वो महर को दे। तो ये मुल्ला का है कहना। अब देखिए, और हम लोग देखते हैं कि देखिए, एक केस था अब्दुल कादिर वर्सेस सलेमा। तो इस केस में जस्टिस महमूद ने क्या स्टेट किया है, इन्होंने कहा है कि अंडर मुस्लिम लॉ डावर इज़ अ सम ऑफ मनी। ये सम ऑफ मनी हो सकता है और अदर प्रॉपर्टी, और कोई भी प्रॉपर्टी होता है, वेदर इमूवेबल और मूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बस उसकी कोई वैल्यू होना चाहिए उस प्रॉपर्टी की। Promised by the husband to be paid to the wife in the consideration of marriage, and if the amount of money or the property is not fixed in the marriage ceremony, देन ऑल्सो द वाइफ हैज़ राइट टू डिमांड डावर। अब देखिए, अगर कोई स्पेसिफाइड डावर नहीं फिक्स नहीं की गई है मैरिज के टाइम पे, तो बाद में जो वाइफ है उसका राइट है डिमांड करने का डावर का। तो इस केस में यही है। अब देखिए, लेकिन ऐसा है कि इस्लामिक लॉ में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है महर को। और ये बात कुरान में भी है कि महर जो है वो हस्बैंड लोग को शादी में, जो शौहर है, जो हस्बैंड है, उसको देना ही चाहिए। वो देना ही देना है उसको, किसी भी हाल में वो बच नहीं सकता अपनी लायबिलिटी, अपनी ऑब्लिगेशन से। वो एक तरह की लायबिलिटी है, और ये वाइफ की सिक्योरिटी है, एक सोशल स्टेटस, एक सोशल सिक्योरिटी के लिए उसको ये दिया जा रहा है, और वाइफ़ को दिया जा रहा है, ना कि वाइफ़ के फादर या मदर को। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या है, अब मुस्लिम लॉ जो इंडिया में जो हनफी लॉ है, जो मुस्लिम लॉ है, उसके हिसाब से क्या है कि अगर महर नहीं अगर दिया है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज या बिफोर, तो इससे मैरिज वॉइड नहीं होगी। जो उस टाइम की मैरिज जो है वो वॉइड नहीं होगी, क्योंकि मैरिज में जो तीन चीज़ मैंने आपको बताई थी जो कि वैलिड मैरिज में इंपॉर्टेंट है, एक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा क्या है, नो लीगल डिसएबिलिटी, और दूसरा है, तीसरा था फ्री कंसेंट, अरे सॉरी, विटनेस था। तो ये तीन चीज़ ज़रूरी है, लेकिन महर का होना भी ज़रूरी है, लेकिन शादी के टाइम पे ज़रूरी महर का होना। शादी जो मैरिज सेरेमनी है उसके बाद भी महर दिया जा सकता है। तो महर शादी के टाइम पे देना ये मैरिज को वॉइड नहीं करता है। अब इसके रिस्पॉन्स में अब्दुल रहीम ने क्या कहा है कि
Abdul Rahim correctly observed that dower is the liability made on the part of husband as the mark of respect towards his wife. अब उसकी वाइफ के towards एक respect, एक token of respect है, और ये कोई consideration नहीं है, and is not a consideration for marriage, एंड इट डज़ नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। ये वैलिडिटी ऑफ मैरिज को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो डॉवर होता है, जो मेहर होता है, वो मैरिज के बाद भी दिया जा सकता है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की मेहर होती है। देखिए, दो टाइप की मेहर होती है, एक स्पेसिफाइड होती है, एक अनस्पेसिफाइड होती है। अनस्पेसिफाइड को प्रॉपर डोवर भी कहते हैं। अब जो स्पेसिफाइड डॉवर है उसके भी दो पार्ट है, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। स्पेसिफाइड डॉवर का मतलब क्या होता है कि ऐसा अमाउंट ऑफ डॉवर जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में स्पेसिफाई कर दिया गया, है ना, फिक्स कर दिया गया हो हस्बैंड के द्वारा वाइफ के लिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर हस्बैंड माइनर है तो हस्बैंड के फादर भी इस मेहर को फिक्स्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हस्बैंड की प्यूबर्टी अटेन होगी तो उसको ये लाइबिलिटी जो मेहर फादर ने फिक्स्ड की रहेगी उसको पे ऑफ करना रहेगा उसकी वाइफ को। तो ये तो है सुन्नी लॉ में, लेकिन ये तो है सुन्नी लॉ का कि अगर फादर ने कॉन्ट्रैक्ट मेहर का किया है, अगर उसका जो चाइल्ड है वो माइनर है, तो लाइबिलिटी जो है वो चाइल्ड पे आएगी, मतलब हस्बैंड पे आएगी। लेकिन ये सुन्नी लॉ में है, शिया लॉ पे जो है वो फादर पर्सनली लाइबल होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि अगर हस्बैंड के फादर मेहर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फादर लाइबल नहीं होंगे, हस्बैंड ही लाइबल होगा जब हस्बैंड प्यूबर्टी अटेन कर लेगा। अब डावर में भी सेटल बाय द पार्टीज टू मैरिज आइदर बिफोर। अब देखिए, डावर कब कब डिसाइड किया जाता है, या तो शादी से पहले भी, या तो शादी के टाइम पे, और शादी के बाद भी किया जा सकता है। अब देखिए, इसके कुछ फैक्ट्स हैं मेहर के, मैं आपको बता देता हूँ कि हस्बैंड चाहे जितना भी अमाउंट तय कर सकता है, जितना भी अमाउंट अपनी वाइफ को दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी चाहे, उसकी जितनी हैसियत हो वो दे सकता है। लेकिन कम से कम मैं आपको हनफी लॉ जो इंडिया में चलता है, हनफी लॉ जो कि एक सुन्नी लॉ का ही एक पार्ट है, हनफी लॉ, उसमें मैं आपको बता दूं कि 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। ये हनफी लॉ में चलता है। ज़्यादा आप जितना भी दे सकते हैं, लेकिन 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। और मालिकी लॉ के हिसाब से ये 3 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज ये बता दूं कि ये जो 10 दिरहम और 3 दिरहम का जो कंसेप्ट है हनफी लॉ और मालिकी लॉ का, ये आजकल ये प्रिवेल नहीं करता, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। मतलब कि ये नो मोर इन यूज्ड है, मतलब आजकल चलन में नहीं है। इसलिए इसीलिए ये उस टाइम का था जिस टाइम मतलब कि जब ये सऊदी के टाइम का था, जिस टाइम ये जब कुरान हदीस ये सब था, तो उस टाइम ये रखा गया था कि हनफी लॉ, मतलब ये जब जो जो जितने भी स्कूल्स आए हैं उसके बाद ये रखा गया है कि हनफी लॉ के हिसाब से 10 दिरहम मिनिमम और मालिकी लॉ के हिसाब से 3 दिरहम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिया लॉ में कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉवर फिक्स्ड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी दे लेकिन सॉरी शिया लॉ में ज़्यादा मतलब एक लिमिट है ज़्यादा की भी, लेकिन कम की कोई लिमिट तय नहीं है। अब देखिए क्या है, फॉर दोज मुस्लिम्स हस्बैंड हु आर। अब देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा है, देखिए मेहर आप जिस भी तरीके से दे सकते हैं, कि जो भी चीज़ दे सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। मतलब मैं आपको बताऊँ, ऐसी ऐसी चीज़ मेहर में दी गई है, मतलब एक हाथ भर के मतलब डेट्स जो मतलब जो खजूर के हम लोग जिसे कहते हैं वो दी गई हैं। और फिर एक 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 किस्सा ऐसा हुआ था प्रॉफिट के टाइम पे कि उसने ने कहा था कि मैं अपनी वाइफ को कुरान का टीचिंग करूँगा, मतलब जो कुरान है उसको पढ़ाऊँगा, उसका इल्म उसकी टीचिंग दूंगा। तो ये भी एज अ मेहर मान लिया गया। तो जिस पुअर जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, जिनकी 10 दिरहम देने की भी वो नहीं है, मतलब कि जो मतलब नहीं है उनके पास, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा है कि वो अपनी वाइफ को टीच कुरान कर सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, उसका इल्म दे सकते हैं, कोई सर्विस भी दे सकते हैं इल्म की, इन एक्सचेंज ऑफ डॉवर के एक्सचेंज में। अब देखिए, एट प्रेजेंट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डॉवर। देखिए सुन्नी लॉ में जो हनफी है, जो इंडिया में चलता है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डॉवर कोई नहीं है, चाहे जितना भी दे सकते हैं आप। अब देखिए, मैंने कहा था स्पेसिफाइड डावर में दो पार्ट होते हैं, एक प्रॉम्प्ट डावर, एक डिफर्ड डावर। देखिए प्रॉम्प्ट डावर वो होता है जो कि शादी के इमीडिएटली बाद वाइफ के डिमांड पे दिया जाता है। इट इज़ पेएबल इमीडिएटली ऑन द मैरिज टेक इन प्लेस एंड इट मस्ट बी पेड ऑन डिमांड।
जब वाइफ डिमांड करती है तब उससे मैरिज के इमीडिएटली बाद दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा। लेकिन अगर मान लीजिए जो प्रॉम्प्ट ओवर है वो डिसाइड हुआ और हस्बैंड ने मना कर दिया देने से, तो वाइफ जो उसके कॉन्जुगल राइट्स हैं वो होने से, मतलब जो उसके कॉन्जुगल राइट्स हैं हस्बैंड से, उसको इनकार कर सकती हैं। अब देखिए कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक राइट होता है, मतलब साथ रहना, खाना पीना, सोना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जितना भी चीज़ होता है इसको कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। तो अगर हस्बैंड ने प्रॉम्प्ट ओवर नहीं, वाइफ के डिमांड करने के बाद भी हस्बैंड ने अगर प्रॉम्प्ट ओवर नहीं पे किया है, पे ऑफ किया है, तो जो वाइफ है उसका राइट है कि वो उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। जो हस्बैंड का जो कॉन्जुगल राइट्स है हस्बैंड का, उसको मानने से इनकार कर सकती है। लेकिन हस्बैंड अगर इसको कोर्ट में जाके सूट फाइल करता है तो वाइफ ये डिफेंस ले सकती है कि अभी तक मेरा प्रॉम्प्ट डॉवर पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। ये अमीर अली कहते हैं कि अ वाइफ कैन रिफ्यूज़ टू एंटर इनटू कॉन्जुगल राइट्स ऑफ हस्बैंड अंटिल द पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। तो प्रॉम्प्ट डावर तो ये हो गया कि जो ऑन डिमांड पे होता है। एक होता है डिफर्ड डावर। डिफर्ड डावर क्या होता है, डिफर्ड डावर पे होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो चीज़ से हो सकती है, एक डेथ से हो सकता है हस्बैंड के, और एक डाइवोर्स से। अगर हस्बैंड का डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो एस्टेट है, उसमें से वाइफ को महर दिया जाएगा, लेकिन महर किसी भी हालत में देना ही देना है। आप ये समझ लिए महर से हस्बैंड भाग ही नहीं सकता। मतलब कि एक जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो क्रेडिटर की जो श्योरिटी, जो सिक्योरिटी दी जाती है, क्रेडिटर को जो श्योरिटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो वाइफ की डेथ के बाद वो आ जाता है कंडीशन कि वो एक क्रेडिटर की तरह हो जाती है, तो उसकी राइट हो जाता है महर को लेना। अब देखिए डेथ से होता है, डाइवोर्स होता है। डेथ में जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, उसकी स्टेट है, उससे लिया जाएगा, लेके उस महर को दिया जाएगा उसकी वाइफ को। लेकिन अगर डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स के टाइम के पहले, डाइवोर्स होने से पहले उसका जो डॉवर है, जो महर है, वो पे हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एग्रीमेंट हो चुका है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि मतलब डिफर्ड डावर को लेके कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के पहले भी मैं आपको डावर दे दूंगा, तो ये वैलिड एग्रीमेंट है, ये बिल्कुल वैलिड है। ऐसा हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं एग्रीमेंट से। भाई देखिए जो मैरिज, मुस्लिम मैरिज है, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो महर भी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। हस्बैंड और वाइफ चाहे आपस में ही चाहे जितना कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मैं तब आपको दूंगा, मैं शादी के बाद इस दिन आपको महर दे दूंगा, मैं आपको 10 साल बाद दे दूंगा, लेकिन उसे देना है किसी भी हाल में। अब देखिए एक होता है स्पेसिफाइड, जिसके दोनों मैं आपको बता दिया, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड। प्रॉम्प्ट जो है वो इमीडिएटली डिमांड होता है, इमीडिएटली देना पड़ता है, और अगर प्रॉम्प्ट ओवर नहीं दिया तो जो वाइफ है वो रिफ्यूज़ कर सकती है उसके साथ रहने से। और डिफर्ड डावर ऑन द डेथ और डाइवोर्स पे दिया जाता है। अब देखिए अनस्पेसिफाइड और प्रॉपर डावर, अनस्पेसिफाइड को ही प्रॉपर डावर भी कहते हैं। अब देखिए अगर शादी के टाइम पे कोई भी फिक्स्ड डावर नहीं है, मैरिज के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी फिक्स्ड डावर नहीं दी गई है, तो और ये भी लिख दिया गया है कि जो वाइफ है, मतलब जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये कंडीशन है कि क्लेम नहीं करेगी कोई भी डावर का, तो जो वाइफ है तो भी वो एक प्रॉपर डावर के लिए राइटफुल, मतलब एक हकदार हो जाती है। अब ये जो प्रॉपर डावर है, ये इसके कुछ चीज़ें देख के दिया जाता है। अब क्या चीज़ें मतलब डिटरमाइन किया जाता है जब प्रॉपर डावर दिया जाता है। देखिए जो लड़की है, जो वाइफ है, उसकी सोशल स्टेटस, उसके फादर की सोशल स्टेटस, उसका जो पर्सनल क्वालिफ़िकेशन है, और उसके फादर, उसके घर में जो उसकी बहन या उसकी जो मैटरनल जो सिस्टर हैं, उनमें अगर किसी की शादी हुई थी तो उसमें कितना डॉवर दिया गया था, तो ये सब देख के, और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड को भी, ये सब कई सारी चीज़ें डिटरमाइन करके प्रॉपर डॉवर तय की जाती हैं। अगर शादी के टाइम पे कोई फिक्स्ड डॉवर तय नहीं है तो बाद में भी ये तय की जाती हैं इन बातों को देख के, जो कि मैंने आपको बताया कि सोशल स्टेटस और पर्सनल क्वालिफ़िकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन और उसकी बहन में कितना महर दिया गया था। अब देखिए जो सुन्नी लॉ है उसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे सोने की कार दे दीजिए अपनी वाइफ को, सही बता रहा हूँ।
सोने की कार दे दीजिए वाइफ को, कोई लिमिट नहीं है, सोने का पहाड़ दे दीजिए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम लिमिट मैंने आपको बता दिया 10 दिरहम है सुन्नी लॉ में। लेकिन शिया लॉ में क्या है, शिया लॉ में मिनिमम कोई लिमिट नहीं है लेकिन मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी है, 500 दिरहम है शिया लॉ में। मैक्सिमम मतलब जो एक्सीड नहीं कर सकते वो 500 दिरहम है। अब देखिए 500 दिरहम ही क्यों रखी गई, क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो बेटी थी फ़ातिमा, फ़ातिमा की शादी में ही 500 दिरहम फ़िक्स्ड हुआ था। तो इसलिए जो शिया लॉ है, मतलब जो शिया लॉ का जो मानना है वो ये है कि 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम का उनका कोई वो नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ डावर। अब देखिए एक जो हस्बैंड होता है वो शादी के, मान लीजिए स्पेसिफाइड डावर हो गया, लेकिन वो शादी के बाद उसका अगर दिल करता है तो वो उस डावर को बढ़ा भी सकता है। मतलब मान लीजिए 50,000 डावर रखी, लेकिन उसकी मान लीजिए आगे को इनकम बढ़ गई, उसका प्रमोशन हो गया, अब उसका दिल कर रहा है डावर को बढ़ा देने का, लेकिन उस 50,000 से 1 लाख कर दी, तो वो ज़रूर कर सकता है, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन वो कम नहीं कर सकता डावर को, किसी भी हक से वो कम नहीं कर सकता, वो लीगल नहीं है। अब देखिए जैसे कि हस्बैंड अपनी डावर को जो वाइफ को देना है उसे, जो कि उसकी लाइबिलिटी है, वो बढ़ा सकता है, उसी तरह सेम जो वुमेन है जो उसकी वाइफ है वो डावर को माफ़ भी कर सकती है, चाहे होली माफ़ करे चाहे पार्टली माफ़ करे। होली का मतलब 50, मान लीजिए 50,000 फिक्स्ड हुई है तो 50,000 पूरा माफ़ कर सकती है, और पार्शियली मतलब 50,000 में से वो कह दे कि मुझे सिर्फ 20,000 चाहिए, 30,000 नहीं चाहिए, सिर्फ 20,000 मुझे चाहिए, तो ये होली और पार्टली किसी भी तरीके से माफ़ कर सकती है। कब माफ़ करेगी, जब वो प्यूबर्टी अटेन कर ले, है ना, तभी माफ़ कर सकती है। एक मुस्लिम वुमेन जो है, जो एक हस्बैंड की वाइफ है, वो तब माफ़ करेगी जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेगी, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अ मुस्लिम वुमेन हु इज़ अटेन प्यूबर्टी इज़ कॉम्पिटेंट टू रिलिंक्विश हर महर ऑल्दो शी मे नॉट हैव अटेन मेजोरिटी। अब देखिए मुस्लिम लॉ में मैं आपको बताया है कि जो मेजोरिटी है और जो प्यूबर्टी है वो सेम चीज़ होती है ना। तो अगर वो 18 साल की हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन अगर प्यूबर्टी अटेन कर ली है तो वो माफ़ कर सकती है डोवर। और रेमिशन ऑफ वाइफ शुड बी विथ फ्री कंसेंट, और जो रेमिशन है, जो माफ़ करेगी, वो उसकी फ्री कंसेंट से हुई हो, उस पर ज़ोर दबाव डाल के, उस पर ज़ोर डाल के हस्बैंड या उसके फैमिली वाले कि नहीं जो महर है उसको माफ़ करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, उसकी फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। और ये जो रेमिशन ऑफ महर बाय अ वाइफ होता है इसको हम लोग हिबाए महर कहते हैं, हिबाए महर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अनस्पेसिफाइड और प्रॉपर डावर है इसको हम लोग महर मिस्ल भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम लोग नेक्स्ट में ये देखेंगे कि तलाक कितने टाइप के होते हैं और कब कब तलाक दे सकते हैं, और हम लोग ट्रिपल तलाक के बारे